अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुल्क में 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से आईनी तरमीम से मुतालिक बहस जारी है। पहले 15 सितंबर को अचानक हुकूमत ने आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का इरादा किया, मगर 2/3 अक्सरियत ना होने के बायस इसे पीछे हटना पड़ा और हुकूमती नंबर्स पूरे ना होने की बुनियादी वजह मौलाना फजलुर रहमान का इनकार बना, जो वफाकी वज़रा के अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के मनाने पर भी नहीं माने और आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने इसके बाद तस्लीम किया कि आईनी तरमीम लाने में हुकूमत ने जल्दबाजी की और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल होने के बारे में भी हुकूमत को गलत फहमी हो गई थी। इसके बाद से मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान को आमादा करने का टास्क बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को दे दिया है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मौलाना से मुलाकातें की और फिर उनकी टीम भी मौलाना फजलुर रहमान और उनकी टीम से राबते में रही है। ये बात भी सामने आई है कि पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम पर अपना एक मुसवदा JUI की टीम के हवाले कर दिया है, जबकि JUI भी अपने एक मुसवदे पर काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसके दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया, क्या मुजवज़ा आईनी तरमीम की डेडलाइन 25 अक्टूबर तक है? तो बिलावल ने कहा कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। तरमीम बाद में भी हो सकती है, लेकिन फिर आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। बिलावल भुट्टो से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आईनी अदालत का ख्याल अब क्यों आया? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि हम पहले ही बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं, हमारा तो 2006 का मुतालबा है और यह हमारे मंशूर का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठाया कि अदलिया ने जो किया इसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? जिस तरह मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया, इसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? 14 सितंबर को पार्लियामेंट का इजलास होना था। इस वक्त हफ्ते के दिन जजेस की 4 सफ़ात की वजाहत की टाइमिंग पर क्यों सवाल नहीं किया जाता? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी अदालत के सरबरा की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम का जवाब सुप्रीम कोर्ट की अपनी माजी की तारीख में है। आईनी तरमीम ना होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में न रहें। हमने 18वीं तरमीम से आइन बहाल किया और आमिरियत का रास्ता रोका। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के हक़ में नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हक़ में हैं? तो जवाब में बिलावल ने कहा, अभी देखना है कि शवाहिद क्या है, वैसे भी सदारती माफ़ी का इख्तियार हमारे पास है। पीपल्स पार्टी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ है। 9 मई के वाक़यात बगावत के करीब तरीन थे, जब कोर कमांडर हाउस और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। इदारों को वापस आईनी हदूद में आना होगा। खेल तो ये होना चाहिए कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। इसके अलावा आज रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कंवर ने भी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर भी मशावरत की गई और ज़राए का कहना है कि दोनों जमातें मुश्तरका मुसवदे की तैयारी के करीब पहुँच गई हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के अलावा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होती रही हैं और नून लीग मंजर आम से बिल्कुल गायब है। लेकिन अब एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने JUI से बराह रास्त खुद राबता किया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए, आइंदा 2 हफ्तों के अंदर मामला बेहतर हो जाएंगे। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और वो इस चीज़ की भी तायीद करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में वो बहाल होना चाहिए। लेकिन मामलात यही हैं कि वो एक ऐसा हतमी मसवदा चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मौलाना के ख़याल के मुताबिक या मौलाना की सोच के मुताबिक बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो, आज़ादी पे कदम लगाती हो। वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिर्फ़ बुनियादी निकात पे नहीं है, वो चंद ज़ैली बातों पे हैं जिन पे मौलाना की टीम गौर कर रही है और जब वो यकसू हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा वक्त इंशाल्लाह उसका पहला हफ्ता हो सकता है, दूसरा हफ्ता हो सकता है, तीसरा हफ्ता भी हो सकता है। ये तरमीम उसी वक्त होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स और 2/3 मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद होगी। अगर नहीं होता है तो इसमें दिनों की कैद कदगन जो है वो बड़ी मुश्किल है लगाना। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात करके उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की है। एक तरफ इरफान सिद्दीकी 2 हफ्तों के अंदर मामला बेहतर होने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं,
دوسری طرف نون لیگ کے صدر نواز شریف نے آئینی ترمیم کے پیش نظر اپنا لندن جانے کا پروگرام مؤخر کر دیا ہے۔ جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری کی خبر کے مطابق اس سے پہلے نواز شریف کا اسی ہفتے لندن جانے کا پروگرام تھا، مگر اب آئینی ترمیم کا معاملہ حل ہونے کے بعد ہی سابق وزیر اعظم لندن اور امریکہ جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ آئینی ترمیم اسی ہفتے یا اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے شروع میں لائے جانے کا امکان ہے اور اس حوالے سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خود میاں نواز شریف بھی طویل خاموشی کے بعد ایک بار پھر سرگرم ہوئے۔ لاہور میں پنجاب حکومت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ ساتھ ہی انہوں نے عوام سے بھی شکوے شکایات کی۔ وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ پوچھے کوئی بھائی، پوچھے جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں ان سے پوچھے، ہمیں 50 لاکھ گھروں کا حساب تو دو۔ جو اتنے بڑے وعدے کیے تھے وہ کون سا ایفا کیا آپ نے، وعدہ کون سا پورا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کارکردگی صفر، مار دھاڑ نمبر 1، احتجاج ہی احتجاج رہا ہے، چاہے وہ حکومت میں تھے چاہے وہ اپوزیشن میں تھے، ان کا کام ہی احتجاج۔ یہ پاکستانی عوام صاحب، یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ میں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا کام ہو رہے تھے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ کہ اس وقت مہنگائی کا کوئی نام و نشان تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھا؟ تو پھر کیوں نکالا اس کو؟ کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا۔ بس اسی بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خواستہ اسی طرح کے رہیں گے۔ وہ جج فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں؟ خوددار قومیں جو ہوتی ہیں، غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں، وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں، ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں۔ دیکھتا ہوں اپنے ملک و قوم کو اور اپنی ریاست کو، لیکن ریاست کے ستونوں نے بھی کوئی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ ستون بھی ذمہ دار ہیں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حکومتی آئینی ترامیم ناکام ہوں گی۔ ایک آد کے سوا باقی ہمارے ساتھ سارے رابطے میں، اگر آپ ایسے کریں کہ نیشنل سیکیورٹی کے بلبوتے آپ لوگوں کو اٹھائے اور پھر ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہ ہو، آپ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کرے، آپ کورٹ بنا لے اور سپریم کورٹ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرح لگ جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جو ہے نا قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمومی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ترامیم آ رہی ہے ناکام ہوگی۔ بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ سے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ 2 ہفتے پہلے جب حکومت کو کامیابی نہیں ملی ترامیم کے حوالے سے تو مولانا کے موقف سے لگا کہ یہ ترامیم کا باب یا مولانا کی اس ترامیم کی کوششوں پر ان کو حمایت ملنا تقریباً اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور پھر حکومت بھی پیچھے ہٹ گئی۔ اب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، محسن نقوی بھی ملے مولانا فضل الرحمان سے، عرفان صدیقی بھی ملے، پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پر نوید قمر صاحب بھی ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، تو کیا برف اب پگھلی ہے، بات آگے بڑھی ہے اور کن بنیادوں پر یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے اور اس میں ممکن ہوگا کہ آپ کی جماعت مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ان کو حمایت مل سکے ان آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس وقت تک تو صورتحال وہی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور پہلے بھی حکومت کا یا حکومتی حلقوں کا یا پیپلز پارٹی کا یا ان کے ساتھ دیگر الائنس جتنے بھی ہیں، ان سب کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کی حمایت کریں گے اور اس طرح سے وہ آئینی ترامیم جو ہے منظور کروا لیں گے، مگر نہیں ہوا۔ اب بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ ہم سے کسی نے کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا۔ پرانا جو مسودہ تھا اس کے اوپر تو وہ ختم ہو گئی بات، اس کو تو گورنمنٹ نے خود کہہ دیا کہ یہ کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں تھا، تو جب آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں تھا انہوں نے اسکریپ کر دیا تو ہم نے بھی سمجھا کہ یہ اسکریپ ہے، ہم نے بھی اس کو اسکریپ کر دیا۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اس پہ کل انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے بات ہوگی۔ میں خود جو ہے کوئٹہ گیا ہوا تھا، آج واپس اسلام آباد پہنچا ہوں، مجھے مولانا صاحب نے کہا کہ کل آپ آ جائیے گا اور دین جو ہے نا اس پہ بات ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو جو ان کا ڈاکومنٹ آیا ہے اس پہ غور کر کے ان کے ساتھ آگے کس طرح سے چلنا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی ایک مسودہ تیار کیا جا رہا تھا، کیا وہ بھی شیئر کیا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہے وہ ہماری ضرورت صرف ایسی ہے کہ جو اسلام کے حوالے سے ہے، اور وہ ڈاکومنٹس وہ رپورٹس جو آلریڈی جو ہے شیئر ہو چکی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی، جو کہ لے ہو چکی ہیں بیفور دی پارلیمان،
बिफोर द पार्लियामेंट, उनको हम कहते हैं कि उनके ऊपर जो है ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि उसको इधर वे जो है उसके ऊपर कोई डिसीजन आना चाहिए। वो रिपोर्ट्स ले कर देते हैं और रिपोर्ट्स ले होने के बाद जो है ना वो फिर ऐसी पड़ी रहती हैं और ये मुद्दतों से पड़ी हैं। तो हमारे ज़हन में तो इस वक्त मोटी मोटी चीज़ों में से एक मोटी चीज़ यही है। मगर इसके बावजूद ये अगर देखा जाए तो तरमीम किसकी ज़रूरत है? तरमीम इस वक्त हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तरमीम है गवर्नमेंट की ज़रूरत है या गवर्नमेंट के अलाई है उनकी ज़रूरत है। उनके ज़हन में जो कुछ है वो शेयर करें। पहले हमको पसंद नहीं था, हमने उसके साथ जो है ना येस नहीं किया। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट आएगी, एक पीपल्स पार्टी की डॉक्यूमेंट आ गई है, उसके ऊपर कल जो है ना मौलाना साहब के साथ बैठ के जो भी है उनके साथ गुफ्तगू हो जाएगी और देन जो है कोई नई डॉक्यूमेंट आएगी तो उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। मगर सूरत हाल वही है जो कि पहले थी और ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसको बुनियाद बना के कहें कि मौलाना साहब ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, ये बात रिजेक्ट कर दी है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बुनियादी तौर पर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम हक में है आईनी अदालत के क़याम के? देखिए मौलाना साहब उस पर कह चुके हैं, उसके हक में यकीनन है, मगर इस वक्त दो वजूहात और हैं जिसकी वजह से इस हक में नहीं है। एक ये वक्त जो चुना गया है उस वक्त को जो है हम कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। दूसरा इस तरह से रात के अंधेरे में जो है ना वो इतनी बड़ी तरमीम ले आना उसके भी हम हक में नहीं है। ये किसी मुनासिब वक्त पे डिबेट होने के बाद जो पाकिस्तान के अवाम है, जो असल स्टेक होल्डर है, उनके साथ ये चीज़ें शेयर होने के बाद किसी वक्त भी ये बात हो सकती है। हम गलत हो सकते हैं, कोई और दोस्त गलत हो सकता है, मगर पाकिस्तान के अवाम का इस पर इनपुट आना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा उस वक्त तक जो है ना वो मामला सेटल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि मौलाना की जमात का मौक़िफ़ और उनका मौक़िफ़ एक है, और ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को जितनी पज़ीराई मिली है इस मौक़िफ़ से तो उनको यकीन है कि हुकूमत का साथ मौलाना फजलुर रहमान नहीं देंगे। अब साथ देने के लिए जो असूल है उसकी बुनियाद क्या है कामरान मुर्तज़ा साहब? अगर इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तियों की शिकायत है तो वो तो मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि KPK में भी JUI का मैंडेट चोरी करके दूसरे लोगों को हुकूमत दी गई, तो वहाँ तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। तो फिर किस बुनियाद पे ये मसला हल होगा कि आपकी तरफ से हिमायत की जाए हुकूमत की, जब मौलाना फजलुर रहमान ये बात करते हैं कि हमें बातचीत के साथ, अमन के साथ आगे बढ़ना है, और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का जो मौक़िफ़ आता है कि वो गोली चलाने की बात करते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ है मौलाना फजलुर रहमान? देखिए तहरीक इंसाफ अगर गोली चलाने की बात करें तो गोली चलाने के मामलात में हम किसी के साथ भी नहीं हैं। हम पुरअमन लोग हैं, दस्तूर पे यकीन करते हैं, कानून पे यकीन रखते हैं और कानून के दायरे में रहते हैं। हमारे जितने भी एहतजाज आपने देखे उसमें कभी कोई गमला तक नहीं टूटा, कभी कोई पौधे को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी इंसान को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हम पुरअमन लोग हैं, हम इस तरह की जो है पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारा यकीनन जो है ना इलेक्शंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसमें से बहुत बड़ा जो रिजर्वेशंस हैं, बहुत बड़ी रिजर्वेशंस जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, मगर इसके साथ साथ दूसरे सूबों में भी हम तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं जिसमें बलूचिस्तान और सूबा सिंध भी शामिल है। वो वहाँ पे इलेक्शन जो है बहुत धांधली हुई है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है ना मामला गंभीर है। उनके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अगर कोई चीज़ मुनासिब आए तो उस पर बात यकीनन हो सकती है, मगर कि जो दोस्त फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं दोनों तरफ से हमें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, फॉर ग्रांटेड ना ले। हम अपना JUI सिर्फ JUI के अपने एजेंडे पे चलती है, किसी और जमात के एजेंडे पे नहीं चलती। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे हैं एतराज़ है टाइमिंग पर, जिस तरह से तरमीम का मुसवदा लाया गया और रात के अंधेरे में करने की कोशिश की गई। अब लेकिन बिलावल भुट्टो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये 25 अक्टूबर से पहले हो जाएं तो पुराने तरीके से हो जाएंगे, उसके बाद या उस वक्त तक नहीं हो पाती तरमीम तो फिर मामला हाथ से निकल जाएंगे, आमने सामने वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। वो एक संगीन हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए हम किसी खून खराबे पे बिलीव नहीं करते और किसी खून खराबे की धमकी पे भी यकीन नहीं रखते। अगर किसी खून खराबे की धमकी दी जा रही है इस तरह से तो हम किसी प्रेशर के तहत जो है ना किसी के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी अकल, अपनी सोच के मुताबिक मामला को आगे लेके चलेंगे। तो आपसे जब मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के वक्त की, मोहसिन नकवी साहब मिलने के लिए आए मौलाना फजलुर रहमान से, तो उसमें ये एतराज़ात उठाए गए और फिर मुसवदे का आप कह रहे हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से आया मुसवदा, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। ये इस वक्त भी अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपने उनके सामने रखे?
देखिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब दोबारा कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हुआ। एक डॉक्यूमेंट तो 15 सितंबर से पहले वाली बात आ जाए या 15 सितंबर तक की बात आ जाए, वो इनिशियल डॉक्यूमेंट जो है उनकी तरफ से यकीनन आया था। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं आई है। आए हैं तो मुबारकबाद के लिए दोस्त आए हैं, और मुबारकबाद के साथ अगर कोई पॉलिटिकल बात कर ली है उन्होंने, तो पॉलिटिकल लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं, मगर कोई फॉर्मल तरीके से कोई चीज़ अभी तक जो है हमारे सामने नहीं आई। जब कोई फॉर्मल तरीके से आएगी तो हम उस पर फॉर्मल जवाब भी देंगे। कामरान साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि पीटीआई को भी साथ शामिल किया जाए, जो भी कोशिशें हो रही हैं, जो भी जमहूरी सफ़र है जिसमें आगे बढ़ना। हमने भी उनसे सवाल पूछा था कि क्या वो पीटीआई को इंगेज करना चाहते हैं, तो बिलावल साहब का कहना था कि वो तो चाहते हैं, पर ऐसा या तो मुमकिन होता नज़र नहीं आता या फिर तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि वो इस तरह की किसी भी कोशिश में साथ दे। ये किस तरह से मुमकिन होगा अगर मौलाना फजलुर रहमान की इस वक्त बातचीत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो उनको इस जमहूरी अमल में शामिल किस तरह करेंगे? देखिए, बात ताल्लुकात के अच्छे होने की या बुरे होने की बात नहीं है। इस वक्त भी बेंडेट जो है उनके पास 80-90 सीटों का तो मौजूद है, तो 80-90 सीटों के मालिक को किस तरह से जो है वो हम इग्नोर कर सकते हैं। यकीनन लोग, बहुत सारे लोग जो है वो उनको जो है उन्होंने वोट किया है, तो जब लोगों ने उनको वोट किया है तो हम उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दें कि जी ये हमें पसंद नहीं है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। ये एक असूल की बात है कि एक नुमाइंदगी का एक हिस्सा उनके पास है, तो जिनके पास एक नुमाइंदगी का हिस्सा है कम से कम उनको शरीक सफ़र किया जाए। वो साथ चलेंगे ना चलेंगे उसके बाद की बात होगी, मगर इस वक्त इस तरह से उनको रिजेक्ट कर देना कि नहीं हम आपको बिठाने के लिए तैयार नहीं है या कोई चीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, ये बाद में मसाइल को जन्म देगा, गलत होगा, गैर जमहूरी होगा। इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या तहरीक इंसाफ भी किसी किस्म की आईनी तरमीम के हक़ में है? क्या वो भी आईनी मुसविदे के हवाले से कोई काम कर रहे हैं? आपसे उन्होंने शेयर किया किसी मुलाकात में? देखिए, मेरी सलमान अकरम राजा साहब से और एक दो दोस्तों से मुलाकात हुई है इस हवाले से। मौलाना साहब ने जो कमेटी बनाई थी उसमें हम गए थे और कुछ बातें हमारी हुई हैं। उनकी डिमांड ये थी कि वो गवर्नमेंट ने जो इनिशियल डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर किया था 15 सितंबर से पहले, उसको शेयर किया जाए। अब वो वहाँ से अगर इजाज़त हो तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये डॉक्यूमेंट हमें दी थी तो साथ ही कहा था कि आप इसको शेयर ना कीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट के चूंकि असल मालिक वो हैं, तो हमने उनके साथ यानी पीटीआई के साथ या किसी और के साथ वो डॉक्यूमेंट अपने तय हमने कहीं शेयर नहीं किया, तो इसलिए हम उसको रख के बैठे हैं। बहरहाल हमने कॉन्सेप्ट पे बात की है। कॉन्सेप्ट से बात करने के बाद तय ये हुआ था कि हम दोबारा बैठेंगे, मगर अभी तक दोबारा मुलाकात नहीं हुई। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। मौक़िफ़ आपके सामने है JUIFA का। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत की सरबराही संभाले हुए है, वो इब्तदाई तौर पर कामयाबी ना मिलने की सूरत में बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन अब उनकी जानिब से फिर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया है। हिकमत अमली क्या है, इसी के लिए हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी से। इरफान सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। पहले तो आपकी जमात कुछ पीछे हट गई थी, पीपल्स पार्टी ही सब कोशिशें कर रही थी मौलाना को मनाने के लिए, राह हमवार करने के लिए, और बिलावल भुट्टो साहब ने ही पूरी कैंपेन की है पाकिस्तान में आनी तरमीम के हवाले से। अब फिर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या कोई डेट है हुकूमत के पास जहन में कि आईनी तरमीम कब लाई जा सकेंगी? आप पहले ये मौक़िफ़ था कि अक्टूबर के आगाज़ में होगा, अब अगले 2 हफ्ते तक की बात की जा रही है, तो कहाँ तक पहुँची है ये कोशिश कि आईनी तरमीम को इसी महीने लेकर आना है, उनको मंजूर करवाना है पार्लियामेंट से? जी बहुत शुक्रिया जुनैद। आप शायद मेरी आज की मुलाकात के हवाले से बात कर रहे हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं मिला हूँ। हकीकत यह है कि इस मुलाकात का एजेंडा जो था वो कोई जो तरामीम हम करने जा रहे हैं वो नहीं था, एक कटसी कॉल थी। मौलाना अभी मुंतखब हुए हैं अपने इलेक्शन में, तो मैं मुबारकबाद देने गया था, तो लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी बातें बीच में आ गई। चूँकि 1.5-2 घंटे की तवील मुलाकात हो गई, तो मौलाना के जो इस तरमीम के हवाले से ख़दशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी उन्होंने सामने रखे।
मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि बड़ी चीज़ें मौलाना की रज़ामंदी के साथ और मौलाना की ख्वाहिश के साथ तराश खराश हो गई है तरामीम की, और मौलाना के मसवदे में या मौलाना की जो अपनी राय और सोच है उसके बड़े करीब तर पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, हम भी आ चुके हैं। और इम्कानी तौर पर मैंने जो अक्टूबर का पहला या दूसरा हफ्ता कहा था तो मैं अब भी उस बात पे कायम हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि टाइम फ्रेम सख्ती के साथ हम नहीं दे सकते। ये स्पिल ओवर भी कर सकता है, हो सकता है 2 हफ्ते से भी आगे चला जाए, लेकिन जहाँ तक हम आ गए हैं अगर उसको सामने रखा जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। मौलाना की बड़ी बुनियादी बातें थीं और अगर गौर से देखा जाए तो वो उनका एक देरीना जो मौक़िफ़ रहा है उसके बड़े करीब थी और हमारे मौक़िफ़ के भी बड़े करीब हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उनका उसूली इत्तेफाक है 2 चीज़ों पे। एक ये कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार है वापस जाना चाहिए। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। दोनों चीज़ों पे उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ या तहफ़्फ़ुज़ात या रिज़र्वेशंस उनकी जुज़ियात में आती हैं। वो जुज़ियात की बड़ी हद तक मेरा ख़्याल है कि अब मौलाना की मर्ज़ी के मुताबिक ढलती जा रही हैं और अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी आ जाएगी। तो लेट अस होप कि ये अगले हफ्ता 10 दिनों में ये चीज़ मैच्योर हो जाएगी। इरफान सिद्दीकी साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले होनी चाहिए ये आईनी तरमीम, हो जाएंगी तो पुराने तरीके से सब हो जाएगा। ये वो नहीं कहते कि 25 अक्टूबर से पहले होंगी, तो इसका मतलब है बेयकीनी तो अब भी कायम है। जी हाँ, जब तक जुनैद कोई एक हतमी तारीख़ तय नहीं हो जाती सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान कि जी फ़लाँ तारीख़ को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, फ़लाँ तारीख़ को सेनेट को बुलाया जाए, फ़लाँ तारीख़ ये इस ऐवान में आएगी, फ़लाँ पूरा एक टाइम फ्रेम जब तक एग्री नहीं हम कर लेते तो उस वक्त तक वो मेरा ख्याल है बेयकीनी की कैफियत तो रहेगी। लेकिन जब मैं ये समझता हूँ कि शायद जो मैंने टाइम दिया है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर हम ये टाइम फ्रेम भी तय कर लें और इसी पीरियड के अंदर हमारे इजलास शुरू हो जाएं और ये तरमीम आ जाए। लेकिन इसके साथ ये बुनियादी शर्त जहन में रखिएगा कि ये उसी सूरत में होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं और एग्री कर लेते हैं। अगर मौलाना इस सारी स्कीम से इख्तलाफ करते हैं और तरमीम के हक़ में नहीं आते या वोट नहीं देना चाहते तो फिर सिनेरियो थोड़ा तब्दील हो जाएगा। इसलिए कि फिर नंबर गेम का इशू आएगा, किसी एक हाउस में आए या दोनों हाउसेस में आए, लेकिन वो आएगा और उसके बगैर फिर बड़ा मुश्किल है। और नंबर गेम से कतई नज़र भी मौलाना की आवाज़ बड़ी तवाना आवाज़ है, उनका साथ बड़ा तवाना साथ होता है। हम चाहते हैं कि मौलाना हमारे साथ रहें, हमारी रहनुमाई भी करें, हमारे कदम ब कदम भी चलें और मौलाना के होने से, ऑन बोर्ड होने से एक स्टेबिलिटी आएगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ऐवान के अंदर भी आएगी, ऐवान के बाहर भी आएगी, जो मुल्क के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। इसलिए हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है, अनथक कोशिश है कि मौलाना ऑन बोर्ड आएँ। इरफान साहब, क्या मौलाना से बातचीत में कोई इस बार में बात हुई कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ या उनकी पोजीशन क्या होगी, चूँकि वो मौलाना फजल रहमान के काफ़ी करीब है और कई मामला पर उनका मौक़िफ़ भी एक है। मौलाना की तरफ से कुछ इस बारे में बताया गया आपको कि तहरीक इंसाफ क्या शामिल होगी, ऑन बोर्ड है या फिर उसके बग़ैर ही ये काम आगे बढ़ेगा? जी 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 मौलाना ने इस मौजू पे भी अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार किया। आज की मीटिंग में भी बात हुई। मौलाना ज़ाहिर है कि वो हिज़्ब इख्तलाफ का हिस्सा हैं और अपोजिशन की बड़ी जमात इस वक्त जो है दोनों हाउसेस के अंदर वो PTI है, तो वो और PTI ये एक अपोजिशन को बनाते हैं दोनों ऐवानों के अंदर। तो लिहाजा वो ये चाहते हैं कि अगर वो हुकूमत को या हुकूमत की किसी तरमीम को वोट दें तो वो अपनी जो अपोजिशन है उसको भी साथ लेके चलें। हमें इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है।
हमारे साथ चूँकि पीटीआई बात नहीं करना चाहती, हमें ख़ास तरह के लक़ब देती है, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहती, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि मौलाना पीटीआई से बात करें, और जिस हद तक पीटीआई एग्री करती है उनसे, वो उसको ऑन बोर्ड लेके आना चाहते हैं, ज़रूर लेके आएँ, हमें उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई शर्त है कि पीटीआई से वो बात ना करें, वो ज़रूर बात करें। और अगर पीटीआई इन तरामीम पे जो कि इमरान खान साहब इस मीसाक जमहूरियत की हिमायत कर चुके हैं, बड़ी खुली हिमायत कर चुके हैं, तो अगर आज वो उसी मीसाक के तहत होने वाली चीज़ों का साथ देते हैं तो हमारे लिए तो कोई ऐसी इख्तलाफ की वजह नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, आप उनके करीबी साथी हैं। जिस वक्त ये तरमीम की कोशिश कामयाब नहीं हुई, बाद में ख़बर आई कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर के पहले हफ्ते में बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो उस वक्त भी मौक़िफ़ तो यही था कि आईनी तरमीम तो लानी है, उनको मंजूर तो करवाना है पार्लियामेंट से। मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ यही था, पीपल्स पार्टी का भी। ऐसी सूरत में भी वो बैरून मुल्क जा रहे थे जब आपकी जमात और आपके इत्तेहादी एक एक वोट के लिए भाग दौड़ करने में मसरूफ़ है, तो उस फ़ैसले के बाद किस तरह उन्हें कन्विंस किया कि वो बैरून मुल्क नहीं जाएँ और पाकिस्तान में ही रहें ताकि पार्लियामेंट में वोट कास्ट कर सकें? नहीं जुनैद, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं। मियाँ साहब का जो इनिशियली उनका प्रोग्राम था, वो शायद उस प्रोग्राम के तहत 1 अक्टूबर को या उससे एक आध दिन पहले रवाना हो चुके होते, और उनका सारा प्रोग्राम जो है वो 8-10 दिन का था, वो कुछ ज़्यादा तवील नहीं था। तो उनके जहन में ये बात थी कि मैं इस दौरान अगर बाहर से होके आ जाता हूँ तो उस वक्त तक शायद ये मामला तय ना हो और उनके आने के बाद ही इजलास हो सके। लेकिन अभी उनका ख्याल ये है कि इस मामले को उन्हें देखना चाहिए और यहाँ इंतज़ार करना चाहिए, और इजलास हो जाते हैं तो वो अपना प्रोग्राम जो है वो उसके बाद रखेंगे। उन्होंने जो उनकी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थी डॉक्टरों से, उसको भी आगे कर लिया है। तो उनका जो जाना भी था वो ये नहीं था कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करना चाहते थे, वो अगर जाते भी तो इजलास से पहले 1-2 दिन यहाँ वापस आ जाना था। उनका प्रोग्राम टोटल जो था वो कोई 10 दिन के करीब था। इरफान साहब, जब भी हम आपसे पूछते हैं, आपकी जमात के दीगर साथियों से पूछते हैं नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के बारे में, कोई सियासत में ज़्यादा मुतारिक नहीं है, क्या वो कोई नाराज़ी है जिसकी वजह से वो इतने मुतारिक नहीं हैं, तो आप लोग उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। लेकिन आज तो ख़ुद उन्होंने बात करते हुए खुलम खुला नाराज़ी का इजहार किया, और आवाम से ही वो नाराज़ है। उनका गिला करने का हक़ होगा, लेकिन क्या इस तरह से हो सकता है किसी जमहूरी लीडर के लिए कि वो आवाम से नाराज़गी की वजह से एक तरफ मुंह मोड़ कर बैठे रहें? वापस तो आए हैं निज़ाम में, उनकी जमात भी, उनके भाई भी, उनकी बेटी भी, तो फिर उनके पास अब क्या जवाज़ है कि वो सियासत में मुतहरिक किरदार अदा ना करें, और कब तक 2017 ही में रुके रहें जबकि हम 2024 में मौजूद हैं? बड़ा दिलचस्प सवाल है जुनैद, काश इतना वक्त आपके पास होता, मैं ज़रा तफसील से बात करता। जो अवाम के लीडर होते हैं या अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं या एक अकीदत का रिश्ता होता है, इसी तरह लीडर का भी बड़ा प्यार का रिश्ता होता है अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ। मियाँ साहब जब ये बात कहते हैं, वो हंसी मजाक में ये भी कहते हैं निजी महफलों में कि जनाब तुसी सारे कहते सी जी कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जब कदम बढ़ाया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो वो ये बातें इस तरह के अंदाज में करते रहते हैं। ये नहीं है कि वो अवाम से नाराज़ हैं, अवाम ने अब भी उन्हें वोट दिया है, अवाम उन्हें इक़्तिदार में लेके आए हैं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। ये एक लीडर की जो अपने अवाम से भी तवक्कुआत रखता है, उन्होंने अपने आप को भी उसमें शरीक किया है कि मेरी भी इसमें ज़िम्मेदारी होगी, किसी और की भी होगी। तो इसको इस माने में नहीं लेना चाहिए कि मियाँ साहब रूठे हुए हैं अपने लोगों से इसलिए बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नवाज शरीफ का अगर इस वक्त भी सबसे गहरा रिश्ता है किसी से तो वो उनके अवाम हैं, उनके लोग हैं, और लोगों का भी अगर सबसे ज़्यादा एतमाद है PMLN के हवाले से। आप सब कहते रहते हैं जी कि वोट बैंक नवाज शरीफ का है, तो नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान कोई लकीर नहीं है, कोई फासला नहीं है। ये आपस का एक मुकालमा था जो वो करते रहते हैं और प्यार के अंदाज में करते रहते हैं। बाकी ये रहा कि वो एक्टिविटी की बात है। अब
اب وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز میں ان کی جماعت کی بھی حکومت ہے، ان کے بھائی کی بھی حکومت ہے، ایک کولیشن حکومت ہے، پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، اونچ نیچ آتا رہتا ہے، تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یا ان کے بیانات جو ہیں وہ اس نظام کے اندر کسی طرح کے کل پرزے کے اندر کوئی خلل پیدا کریں. تو یہ ایک سوچ ہے ان کی، اور یہی صورتحال وہ پنجاب میں بھی سمجھتے ہیں کہ جو ان کی پارٹی کی حکومت ہے، لہٰذا نہ ناراضگی کی بات ہے، نہ سیاست سے دستکش ہونے کی بات ہے، یہ ایک مصلحت کی بات ہے جو ان کے پیش نظر ہوتی ہے. عرفان صاحب، اگر وہ دستیاب ہیں تو ایسی کوئی تجویز نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو؟ اگر اتنی ہی ضروری ہے یہ ترامیم اور حکومت ڈیسپریٹ ہے کہ ان کو لانا ہے پارلیمنٹ میں، منظور کروانا ہے، تو اور آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی بات، تو ایسی کوئی تجویز نہیں ہے ابھی بھی اس وقت کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو؟ دیکھیں، ملاقات ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے. مولانا نے آج بھی مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا نواز شریف صاحب سے جو رشتہ ہے، میں بغیر ٹیلی فون کیے اگر وہ ڈرائیو ان میں ہوں اور میں چلا جاؤں تو میرے لیے دروازے کھلے ہیں، ہر وقت کھلے ہیں، اور میاں صاحب کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. ہمارے درمیان انہوں نے جو میاں صاحب سے ان کی پچھلی ملاقات ہوئی تھی الیکشن کے بعد، اس کی بھی کچھ تفصیلات میرے سامنے رکھی، تو ان کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ سیاسی لیڈروں کے درمیان والی نوعیت نہیں ہے. یہ بڑی قربت کا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور ایک دوسرے کے احترام کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثالی نمونہ ہے ہماری سیاست کے اندر. نہ میاں صاحب کو کوئی ایجاب ہے کہ مولانا سے ملے، نہ مولانا کو کوئی ایجاب یا اضطراب ہے کہ وہ میاں صاحب سے نہیں مل سکتے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا ایجنڈا، یہ سارا کام، یہ سارا مشن ایک ٹیم کے سپرد ہے. وہ ٹیم اپنا کام کر رہی ہے. میاں صاحب ہرگز نہیں چاہیں گے کہ وہ مولانا کے پاس جا کے ان کو پریشرائز کریں اور ان کے موقف سے ہٹ کے انہیں کہیں جی کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس چیز. میاں صاحب یہ نہیں کریں گے. میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مولانا اپنی رضامندی کے ساتھ اپنے تحفظات کو دور کریں. ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، انہیں کمپیل نہیں کیا جا سکتا. تو میاں صاحب کے آنے سے اگر کوئی چیز حل ہوتی ہو تو وہ ایک دن بھی تاخیر نہیں کریں گے. اور اگر مولانا یہ مطالبہ کریں کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے تو میں ان کے ساتھ معاملہ کروں گا، تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح کی کوئی شرط نہ مولانا کے پیش نظر ہے، نہ میاں صاحب کو اس سے کوئی حجاب ہے یا میاں صاحب کو اس میں رکاوٹ ہیں. عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے غیر معمولی میزائل حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے. دونوں جانب سے سخت دھمکی آمیز بیانات سامنے آ رہے ہیں. اسرائیل حملوں کو ایران کی بڑی غلطی قرار دے رہا ہے اور ایران پر جوابی حملے کی دھمکی دے رہا ہے. ایران بھی کسی ممکنہ رد عمل کی صورت میں اسرائیل کو مزید سنگین نتائج کی دھمکی دے رہا ہے. ایرانی حملے کے بعد بننے والی صورتحال پر تفصیل سے بات کریں گے، مگر پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان زمینی جھڑپوں میں شدت آ گئی ہے. حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فورسز نے 2 مقامات پر اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. حزب اللہ نے 3 اسرائیلی ٹینکوں کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ساتھ ہی اسرائیلی فورسز کی جانب سے کئی راکٹ داغنے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے تسلیم کیا کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں اس کے 8 فوجی مارے جا چکے ہیں، جن میں سے ایک اسرائیلی فورسز کی کمانڈو بریگیڈ کا اسکواڈ کمانڈر تھا. اس سے پہلے کل رات کو ایران نے 180 بیلسٹک میزائل اسرائیل کی طرف داغے، اور پھر اپنے بیان میں ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ ایران نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملوں اور پاسداران انقلاب، حماس اور حزب اللہ کے سرکردہ رہنماؤں کے قتل کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے ہیں. اس حملے میں انہوں نے پہلی بار ہائپرسونک میزائل استعمال کیے ہیں اور 90% کے قریب میزائل اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے. حملے اسرائیل کے اہم فوجی اور سلامتی ٹارگٹس پر کیے گئے ہیں. تل ابیب میں واقع 3 فوجی اڈے اس حملے کا خاص نشانہ تھے، جبکہ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حملے کے بعد اگرچہ اس کے دفاعی نظام نے اپنا کام کیا، لیکن ملک کے وسطی علاقے اور جنوب میں چند مقامات پر میزائل حملے کامیاب ہوئے، لیکن ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. عالمی میڈیا نے بھی حالیہ ایرانی حملے کو ایک غیر معمولی کارروائی کے طور پر رپورٹ کیا ہے. ایران کے حملوں کے جواب میں اسرائیل نے سخت رد عمل دینے کا اعلان کر دیا ہے. بی بی سی نے اس پوری صورتحال پر تجزیاتی رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق اسرائیل شاید اس بار ایران کے خلاف اس تحمل کا اظہار نہ کرے جو اس نے اپریل میں بین الاقوامی طاقتوں کی وجہ سے دکھایا تھا. اسرائیل کی حالیہ حکمت عملی کے 2 رخ ہیں. پہلا، اپنے مخالفین کو فضائی حملوں اور خفیہ کارروائیوں سے قتل کرنا ہے. دوسرا، یہ دکھانا ہے کہ ایران یا اس کے اتحادیوں کے ہر حملے کا شدید جواب دیا جائے گا.
BBC کے مطابق اسرائیل نے طویل عرصے سے ایران کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنا رکھا ہے. اب اسرائیلی دفاعی قیادت اس بات کا جائزہ لے گی کہ وہ کب اور کیسے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنا کر رد عمل دے. اسرائیل کی جوابی کارروائی میں سب سے واضح اہداف تو وہ اڈے ہوں گے جہاں سے ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے ہیں. ان میں کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کے ساتھ ساتھ آئل تنصیبات بھی شامل ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ وہ ایران میں اپنے خفیہ ایجنٹوں کی مدد سے ان سرکاری عہدیداران کے خلاف کارروائیاں کریں جنہوں نے میزائل حملے کا حکم دیا یا ان پر عمل درآمد کیا. اگر اسرائیل اس سے بھی آگے بڑھنا چاہے تو وہ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے. کسی بھی صورت میں ایران کی جانب سے ایک اور جوابی حملہ کیا جائے گا اور لگتا ہے کہ دونوں ممالک حملوں اور انتقام کے دائرے میں سفر کرتے رہیں گے. اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی حمایت نہیں کریں گے. ایرانی حملے کے بعد امریکہ اسرائیل کے حق میں بیانات دے رہا ہے. خود اسرائیل بھی ایران کو براہ راست دھمکیاں دے رہا ہے. ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کی کابینہ کا خفیہ بنکر میں غیر معمولی اجلاس ہوا اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان سامنے آیا کہ آج رات ایران سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے اور وہ اس کی قیمت چکائے گا. ایرانی رجیم اپنے دفاع اور دشمنوں کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے ہمارے عزم کو نہیں سمجھ سکتی. حماس کے رہنما یحییٰ سنوار اور محمد دیف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور کمانڈر فواد شکر کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی اور اب شاید تہران میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ بات نہیں سمجھ سکتے. وہ بھی اب سمجھ جائیں گے جو کوئی ہم پر حملہ کرے گا ہم اس پر حملہ کریں گے. حملے کے فوری بعد اسرائیل کی سب سے بڑے حمایتی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی مکمل حمایت میں بیان جاری کیا. Based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنہیں جمعے کو بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر حملے سے متعلق پیغامات جاری کیے تھے. عبرانی زبان میں لکھے گئے اپنے ایک پیغام میں ایرانی سپریم لیڈر نے لکھا تھا کہ انقلاب کی ضربیں صہیونی حکومت کے بوسیدہ جسم پر مزید مضبوط اور دردناک ہوں گی. جبکہ ایرانی سپریم لیڈر حسن نصر اللہ کی موت کے بعد آج پہلی بار عوام کے سامنے بھی آئے ہیں. ایران نے بھی ممکنہ رد عمل کی صورت میں اسرائیل پر مزید سنگین حملہ کرنے کی دھمکی دی اور کہا کہ ایسی صورت میں ایران اسرائیل پر مزید میزائل داغے گا. جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ ایران کے لوگوں کی دفاع اور مفاد میں کیا گیا ہے. ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے. یہ ہماری طاقت کا صرف ایک حصہ ہے. ایران کے ساتھ تنازع میں نہ پڑیں. ایران اور اسرائیل دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کے لیے سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب جمعے کو ایرانی حمایت یافتہ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت ہوئی. حسن نصر اللہ کی موت کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. ایرانی ذرائع نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حسن نصر اللہ کو اسرائیلی منصوبے سے خبردار کیا تھا اور انہوں نے اسرائیلی حملے سے کئی روز پہلے حسن نصر اللہ کو لبنان سے جانے کا کہا تھا. ایرانی ذرائع کے مطابق پیجر حملوں کے فوراً بعد خامنائی نے حزب اللہ سربراہ کو ایران آنے کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے اسرائیلی ایجنٹوں کے حزب اللہ میں موجود ہونے کا بتایا تھا اور مزید کہا تھا کہ اسرائیل حسن نصر اللہ کے قتل کی سازش کر رہا ہے. ایرانی ذرائع کے مطابق خامنائی کا پیغام کمانڈر پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل عباس نے پہنچایا تھا اور وہ اسرائیلی حملے کے وقت زیر زمین بنکر میں تھے. رائٹرز کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر ایرانی اعلیٰ حکام میں ممکنہ طور پر اسرائیلی مداخلت سے پریشان ہیں. اسی حوالے سے ہم سینئر ایرانی صحافی سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے بعد کیا نئے خدشات ہو سکتے ہیں؟ ایران سے خبریں کیا رہی ہیں؟ ہم بات کریں گے ایرانین نیوز ایجنسی ایرنا کے اسلام آباد میں بیورو چیف افضل رضا سے. افضل صاحب پروگرام میں خوش آمدید. ایران نے کس طرح اس نتیجے پر پہنچ کر یہ حملہ کیا اسرائیل پر اور یہ تو بتایا گیا کہ کس کس چیز کا بدلہ لیا گیا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے حالات جو خبریں آ رہی ہیں ایران سے کہ اس کے آگے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس حملے کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، اس کی بھی تیاری ہے کیا ایران کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھیں الہانیہ کی شہادت کے بعد ایران کی ایک وائلیشن ہوئی اسرائیلی ایک جارحیت کے بعد
प्रेसिडेंट पेजेशकियान के न्यूली गवर्नमेंट का टाइम भी था तो ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन शो किया। आइदर एक साइकोलॉजिकल वॉर भी ईरान के ख़िलाफ़ शुरू की गई इजरायली सरबराही में। बस ये उम्मीदें की जा रही थी कि शायद मशरक़ वस्ता में स्पेशली ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन बैतुल मुक़द्दस में सीज़ फायर के कोई चांस बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इजराइल के जो बैकर्स थे इंक्लूडिंग US एंड यूरोप, न सिर्फ ये कुछ इक़दाम नहीं है बल्कि इस तशद्दुद में इजाफे के सबब भी बने। इजराइल को वेपनरी सप्लाई भी की, लॉजिस्टिक सपोर्ट। आपने देखा रफ़ह, गज़ा, वेस्ट बैंक के बाद बेरूत के ऊपर पिछले एक हफ्ते 10 दिन से शदीद जारियत का आगाज़ हो गया इसराइल की तरफ से, जिसके नतीजे में अनफॉर्चुनेटली सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह जनाब सईद हसन नसरुल्लाह की शहादत और सीनियर कमांडर की शहादतें हुई। उसके बाद ईरान में जो पावरफुल सर्कल है वो इस नतीजे पर पहुंच गया। अब वक्त आ गया है उस स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेन को एक साइड पर रख के, जिसके वजह से वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और आपने देखा गुज़श्ता रोज़ शायद ईरान ने इसराइल को ये याद रखने के लिए, आपके इल्म में होगा जुनैद साहब के गुज़श्ता रोज़ सो कॉल्ड यहूदियों का पहला नया साल था जिसे वो रोश हशाना भी कहते हैं, 1 अक्टूबर को शायद वही दिन चुना था ताकि इसराइल को दोबारा तारीख़ और इसराइल इस बात को ज़रूर याद रखें कि कोई भी जारहियत हो अक्रॉस द बॉर्डर, खुसूसन ईरान के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करने का सिर्फ एक ही रिस्पांस मिलता है, जो कि ईरान ने अपने हक़ एक लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया। जी, अब तो अभी क्या ऐसी कोई कोशिश की जाती है खित्ते में हमसाया ममालिक की जानिब से, बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से? तो अब भी ईरान, आपको ये वहाँ से ख़बरें मिल रही हैं कि ये मौक़िफ़ है कि चाहते अभी भी अमन है अगर इसराइल अपनी जारियत से रुक जाता है तो? बिल्कुल, ईरान ने एक्शन वो कंक्लूड तक किया अनलेस अगर इजरायली साइड जो है ना वो कोई रिटेलिएशन की दोबारा दावत दे दे तो ईरान के फुल रिस्पांस होगा। जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर अरागची, प्रेसिडेंट पेजेशकियान भी जो इस वक्त दोहा में ऑफिशियल दौरे पर हैं, वो दोहा की रवानगी से पहले भी उन्होंने एक बार फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया कि ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया। आइदर अगर इजराइल इसको मज़ीद एस्केलेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ईरान किसी भी रिस्पांस को मज़ीद सख्त दर्जे में उसका जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, चाइना, रशिया जो इस खित्ते में एक बिग प्लेयर हैं, उन्होंने अपने तशवीश का इजहार भी किया। मैं भी देख रहा था हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पर अपना एक मौक़िफ़ पेश किया। इसको डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाने सिर्फ एक ही साइड है, वो जो इजराइल के बैकर्स हैं। आई मीन US तो कभी ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ आमने सामने हो, खित्ते में कन्फ्रंटेशन हो। आइदर इजराइल तो तूफ़ान अल-अक़सा शुरू होने के बाद ये ख्वाहिश रखता था कि कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा मौका फराहम करें ताकि ईरान को इस जंग में दाखिल करा के US के साथ कन्फ्रंटेशन में लगाया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि US साइड और यूरोपियन कंट्रीज शायद वो एक साइकोलॉजिकल वॉर, मीडिया वारफेयर में वो ये कह रहे हैं कि को डाउन प्ले करने के लिए ईरान के जो रिटेलिएशन के जो सिचुएशन है या उसके दर्जे, उसको डाउन प्ले करने के लिए कोई गेम हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूरोप और US ज़रूर इजराइल को कुछ ऐसे एडवाइस दे देंगे कि मज़ीद एस्केलेशन की तरफ ना जाए। अफजल रज़ा साहब, ब्यूरो चीफ इरना इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।